बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में हमने अब तक काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। सी प्लस प्लस पे हम बात कर रहे थे और जो बिगनर्स हैं जिन्होंने इंटर में प्रोग्रामिंग या कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी होती, उन्होंने बीएससी में आके पढ़नी होती है, या समहाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर्स में आके पढ़ते हैं। जो बिगनर्स हैं बेसिकली वो अक्सर ये सोचते होंगे कि अब तक इतना कुछ पढ़ लिया है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे होंगी, कहाँ पे होंगी। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पे है कि प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस में कितनी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्ट्रक्चर उन्हें कहा जाता है। तो आज हम बेसिक 4 स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। इनके इंट्रोडक्शन होगा आज के लेक्चर में हमारा, और जो बाकी डिटेल होगी वो अलग अलग स्ट्रक्चर पे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलती जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, कि किस तरह कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं और किस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाता है। तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक देखिएगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है कंडीशनल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी एक स्टेटमेंट जो कंट्रोल करती है फ़्लो एग्जीक्यूशन का। फ़्लो क्या होता है? भाव, यानी कि चीज़ किस तरफ से किस तरफ मूव हो रही है। अब जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो हमने सोर्स कोड लिखा है, वो उसमें एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, यानी किस तरफ से किस तरफ मूव होगी एग्जीक्यूशन। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ होगी, ये जंप करके कहीं और पे चली जाएगी, या बार बार रिपीट होगी। तो ये सारा क्या है? सीक्वेंस है। किस तरह हमने एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करना है। तो वो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करती है उसे बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम के अंदर, उन्हें बेसिकली 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अब वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो बेसिकली 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें सबसे पहले सीक्वेंस सिलेक्शन है, सेकंड पे है, थर्ड पे है रिपीटिशन, और फोर्थ पे है फंक्शन कॉल। जो बेसिक है वो ये 3 है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन। फंक्शन कॉल एक अलग से चीज़ में आ जाता है, और ये एक अलग से कह लें कि एक टॉपिक है बाकायदा लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो जो बेसिक है वो ये 3 है, और इसके अलावा इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको इनका जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगी, और आगे जब हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें इनकी डिटेल में जाएंगे कि इस सीक्वेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सिलेक्शन में मज़ीद कौन से हैं, रिपीटिशन में कौन से हैं, और फंक्शन कॉल क्या है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दूंगी, और लेक्चर इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखिएगा। कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस या सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर पे। सीक्वेंस का अगर लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका मतलब है एक तरतीब के साथ। सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एक तरतीब, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी जिस ऑर्डर में वो दी गई होंगी, जिस तरतीब में वो दी गई होंगी। वो तरतीब आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो फ़्लो होगा वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में मूव करेगा। अगर आप इसके फ़्लो चार्ट को देखें तो इसकी मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये मैंने फ़्लो चार्ट बनाया है। इसमें मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले इनपुट लेगा, ठीक है। इनपुट लेगा 2 नंबर्स का, तो इनपुट लेने के बाद उन नंबर्स को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद उनका एवरेज लिया जाएगा, फिर उस एवरेज को डिस्प्ले करवाया जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें कि आपकी स्टेटमेंट है कि 2 नंबर इनपुट करवाने हैं प्रोग्राम के अंदर। उन 2 नंबर्स को ऐड करवाने के बाद आपने उसका एवरेज निकालना है, और फिर उस एवरेज को डिस्प्ले भी करवाना है। अब कॉमन सेंस की बात है कि सबसे पहले जो स्टेप है वो है इनपुट लेने का। इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो 2 नंबर्स ऐड किए जाएंगे, इनपुट करवाए जाएंगे, उनको ऐड किया जाएगा। उसके बाद एवरेज निकाला जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट करा दिया, ऐड किया नहीं, लेकिन हम उसका एवरेज निकाल लें। इस स्टेप पे आने के लिए हमें इस स्टेप को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इनको, ठीक है, 1 बाय 1।
अब इसमें होगा क्या कि किसी भी स्टेटमेंट को स्किप नहीं किया जाएगा, जिस ऑर्डर के साथ वो लिखी गई होंगी उस ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट होंगी, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं की जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट की जाए, यानी एक दफ़ा ही वो इनपुट लेगा, उन नंबर्स को ऐड करेगा, फिर उनका एवरेज निकालेगा और फिर उस एवरेज को डिस्प्ले करवाएगा। तो अगर ये देखें आपने 2 नंबर इनपुट करवा दिए, फिर इन 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, ऐड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका एवरेज निकालना, फिर उस एवरेज को डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली इस कंट्रोल स्ट्रक्चर का पर्पस ये है कि एक सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, इसमें कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं की जाएगी और कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, इसलिए इसे सीक्वेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। बड़ा सिंपलेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन जैसे कि इसके नाम से आइडिया रखें, यानी कि सिलेक्ट करना किसी चीज़ को। हम जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो किसी कंडीशन की बेस पे किया जाता है। इसलिए अगर हम एक देसी सी एग्जांपल लें, एक आम सी एग्जांपल कि जैसे आपके सामने एक तरफ हैवी फूड रख दिया जाता है लाइक जिंगर, और दूसरी तरफ लाइट सा रख दिया जाता है जैसे कि फ्राइज़ रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप उन दोनों में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर हंगर, यानी जितनी आपको भूख होगी आप उस भूख के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा भूख है तो आप जिंगर का इंतखाब करेंगे खाने के लिए चूँकि वो थोड़ा हैवी होता है, और अगर आपको कम भूख है तो आप फ्राइज़ खाएंगे और लाइट सा थोड़ा सा आप खाएंगे, ठीक है। तो ये आपने खाने का इंतखाब किस बेस पे किया, कंडीशन की बेस पे। कंडीशन क्या थी, आपकी भूख। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है जिसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, कंडीशन की बेस पे। अगर तो दी गई कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू साइड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स साइड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि एक टाइम में दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ना ही एक टाइम में इन दोनों स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया जाएगा। एक टाइम में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी, किस बेस पे, कंडीशन की बेस पे, और दूसरी स्किप कर दी जाएगी। अब इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो जाएं, और ना ही ऐसा है कि दोनों स्टेटमेंट स्किप हो जाएं। एक टाइम में सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो इस कंडीशन की बेस पे। तो ये जो मैंने भी आपको जिंगर की एग्जांपल दी, ये तो एक आम सी एग्जांपल थी जर्नल, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है कि आप सोर्स कोड लिखें जिसमें आपने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाने हैं, और अगर तो आपने पासिंग मार्क्स लगती हैं 40, तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं तो वो पास हो जाए, और अगर लेस देन 40 हैं जैसे कि 39, 38 या इससे लेस हो जाएंगे तो वो फेल में आ जाएगा। तो ये हमने एक कंडीशन रख दी कि पासिंग मार्क्स 40 हैं, तो अब आप जितने मार्क्स किसी स्टूडेंट के एंटर करेंगे वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसमें से दी गई जिस केस के साथ, जिस स्टेटमेंट के साथ वो कंडीशन मैच हो रही होगी उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। फ़र्ज़ करें कि आपने एंटर कर दिए कीबोर्ड से 29 मार्क्स, ठीक है, तो 29 मार्क्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा। तो ये है सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन के अकॉर्डिंगली किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है। C++ के अंदर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें सिंपल इफ़ होगा, इफ़ एल्स होगा, उसके बाद नेस्टेड इफ़ आएगा, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर होगा स्विच स्ट्रक्चर। तो वो होंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जिसमें हम कंडीशंस देंगे और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और बाकियों को स्किप कर देगा। मेक श्योर कि इसमें एट द सेम टाइम दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और ना ही दोनों स्किप हो सकती हैं। एक टाइम में एक एग्जीक्यूट होगी और दूसरी इग्नोर हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है रिपीटेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, इसे रिपीटेशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। रिपीट, अगर इस पर गौर करें, रिपीट करना यानी बार बार दोहराना किसी चीज़ को। रिपीटेशन, आइट्रेशन या लूप भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आइट्रेशन का मतलब अगर हम किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार स्क्रीन के ऊपर
प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए यूज़ किया जाए। अच्छा, अगर इस स्ट्रक्चर का अगर हम इस्तेमाल नहीं करें, फ़र्ज़ करें आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आई लव पाकिस्तान 100 टाइम्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 सी आउट लिखने पड़ेंगे, 100 टाइम्स सी आउट, और उसमें आपको मैसेज देना पड़ेगा आई लव पाकिस्तान। इससे होगा क्या कि एक तो आपके प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा ये होगा कि अगर आप उसको कंपाइल करेंगे और अगर आपका कोई एरर आ जाता है जैसे कि सिंटैक्स एरर, तो उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर जो मोस्टली गड़बड़ हो जाती है वो तो कि हम सेमीकोलन मिस कर देते हैं किसी स्टेटमेंट के आगे। तो जब 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स आप किसी एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर रहे, सिंपली आप सी आउट लिख रहे हैं, तो उसमें प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आपको एरर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और प्रोग्राम काफ़ी लेंथी होगा। उस लेंथ को रिड्यूस करने के लिए और एरर्स के कम से कम चांसेस के लिए जो स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया वो था रिपीटेशन या आइट्रेटिव या लूपिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है कि आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया आई लव पाकिस्तान, आप अगर आप 100 टाइम्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप वो एक दफ़ा ही लिखेंगे, सी आउट आप एक दफ़ा ही लिखेंगे और नीचे कंडीशन दे देंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर लेस देन 100 या इक्वल 100। तो जब तक वो 100 उसकी वैल्यू हो जाएगी वो 100 टाइम्स उसको प्रिंट करवा देगा और उसके बाद प्रोग्राम से एंड हो जाएगा। अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें तो इसमें भी कंडीशन दी गई है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंट्रोल मूव करेगा कंडीशन के बाद, कंडीशन फिर ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, इस वजह से इसे लूपिंग स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद वो स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएगा और हमारा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो रुक जाएगी। तो ये है रिपीटेशन या आइट्रेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर। अब अच्छा, लूप का वर्ड ये अक्सर बच्चियाँ जो कपड़ों के ऊपर लेसेस वगैरह लगवाती हैं उन्हें पता होगा लूपिंग, एक लूप लेस भी चलती है, अगर आप देखें, आपने कपड़ों पे देखी होगी, तो वो क्या होता है, इससे राउंड राउंड गोल गोल होती है ना। सेम इसी तरह ये क्या करता है कि बार बार जब एक ही स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है फंक्शन कॉल। ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है और इसका बाकायदा एक फुल चैप्टर है जिस पे हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे मज़ीद फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ कोड, यानी कि एक छोटा सा कोड। अब तक हमने जो C++ पे प्रोग्रामिंग की है उसमें आपने देखा होगा मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन एक लगाती हूँ, इसके अलावा एक मैं मेन फंक्शन लगाती हूँ। तो वो फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो बना के लैंग्वेज के अंदर रख दिए गए हैं और उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो जब हम उनको कॉल करते हैं तो कॉल करते ही उनके नीचे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सेम इसी तरह ये स्ट्रक्चर करेगा क्या कि मूव करेगा कंट्रोल इसमें किसी एक ब्लॉक के पास, कोडिंग का एक ब्लॉक होगा, कंट्रोल वहाँ पे मूव करेगा, उस कोड में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आ जाएगा, ठीक है, और जो फिर रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। मकसद ये कि इसमें आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा उसके नाम के साथ। तो जब कंट्रोल उस फंक्शन के पास आएगा, उस फंक्शन के नीचे जो दी गई स्टेटमेंट्स होंगी वो उनको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस चला जाएगा जहाँ से उसे कॉल किया गया होगा वहाँ। तो आज के लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें एक था सीक्वेंशनल, सीक्वेंस के साथ सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें सीक्वेंस के साथ सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन, जिसमें कंडीशन दी गई होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। रिपीटेशन में कंडीशन की ही बेस पे बार बार उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। और फंक्शन कॉल में फंक्शन को कॉल किया जाएगा और उस फंक्शन में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था और इसके बाद हम इन पे डिटेल में बात करते जाएंगे कि सीक्वेंस में कौन से फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेक्शन में कौन से हैं, रिपीटेशन में कौन से हैं और फंक्शन कॉल में मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही और आपको मेरी लेक्चर की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर आप इनको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं कि मेरे अगले लेक्चर आप तक मिल सके तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी
लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।